Hello, my name is Pragati Pandey, and here I am going to teach the topic cell, which is present most of the syllabus of class 8th, 9th, and some parts of it also present in syllabus of 10th. So, I'm here starting. जैसा कि हमें पता है, सेल क्या है? एक यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर हम कहें इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब से हुई, तो हम कहेंगे कहाँ से हुई, तो हम कहेंगे कि वो एक बात थी जो हमारी जो लाइफ स्टार्ट हुई वो एक सेल से हुई। इसीलिए हम एक सेल को हम क्या बोलते हैं? हम इसे यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। अगर हम इसे डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो हम बताएंगे कि सेल कैसा है? एक टाइनी रूम के जैसा है, जहाँ पर एसेंशियल सब्सटेंस सारे प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमने एक एनिमल सेल लिया हुआ है। एनिमल सेल में आप देख सकते हैं एक सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है। ये सारे जो सेल ऑर्गेनेल हैं वो कहाँ सिचुएटेड है? सेल में। ये हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह बिल्कुल प्लांट सेल में होता है। जैसे आप सब अभी रूम में बैठे होंगे, आपके रूम में छोटी छोटी चीज़ें रखी होंगी, वो सब एक रूम को कंप्लीट करती हैं। उसी तरह ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स एक सेल को कंप्लीट करते हैं, जहाँ पर वो सेल अपना लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करती हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं सेल की, जिसको डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। बट उन्होंने कौन सी सेल ली थी? उन्होंने कौन सी सेल डिस्कवर करी? उन्होंने डेड सेल डिस्कवर करी, जिसमें एक स्लाइस ऑफ कॉर्क का था और किस शेप में उन्होंने देखा? एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा। लेकिन अगर हम पूछे ये तो डेड सेल था, तो लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? तो बाद में आए 1667 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने डिस्कवर किया लिविंग सेल। अगर हम पूछें कि सेल की जो थ्योरी है वो किसने दी, तो हम यहाँ बात करेंगे कि एक बोटानिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने दिया, जिनका नाम है स्लीडन एंड स्वान। इन्होंने सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी इन्होंने दी, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि पिछली सेल कहाँ से आई। इन्होंने बस ये बताया कि ऐसा सेल होता है, उसमें सारे कंप्लीट ऑर्गेनेल्स वगैरह होते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो उन्होंने बताया सेल किसने कहाँ से आई, तो वो बताया था रुडोल्फ वर्च्यू ने बताया था। वर्च्यू ने बताया था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक सेल आई है वो पिछली किसी एग्जिस्टिंग सेल से आई है, ये इन्होंने बताया था। ओमनिस सेलुला ई सेलुला। और अगर चलिए, तो सेल ऑर्गेनेल हो गया। तो अगर हम बात करें कि कुछ सेल ऑर्गेनेल ऐसे कुछ हम यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो एनिमल सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल मेजरली बहुत सारे पाए जाएंगे। इधर हमने थोड़े के नाम लिए हैं, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, न्यूक्लियस हो गया, लाइसोसोम हो गया, क्रोमोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये सारे सेल ऑर्गेनेल आपके सेल में पाए जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक सेल है। इन सेल में आप यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हैं, यहाँ पर सेंट्रोसोम देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये न्यूक्लियस है, ये लाइसोसोम, राइबोसोम एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। तो पहला सेल ऑर्गेनेल्स हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है। एटीपी क्या है? एक एनर्जी करेंसी है। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है। जैसे कि हमारे यहाँ नोट चलता है, रुपीस चलता है, उसी तरह सेल में एनर्जी करेंसी चलती है जो कि एटीपी है। जो सारा फूड
जो भी हम खाते पीते हैं वो अल्टीमेटली फॉर्मेशन होता है एनर्जी में, और एनर्जी किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? एटीपी के फॉर्म में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। इसके अंदर जो इनफोल्डिंग आप यहाँ पर ये इनफोल्डिंग देख रहे हैं, ये इनफोल्डिंग इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल ऑर्गेनेल एटीपी का फॉर्मेशन कर सके, इसको ज़्यादा स्पेस मिल सके। यहाँ देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया कैसे एनर्जी बना रहा है, इस वजह से। दूसरा सेल ऑर्गेनेल की अगर हम बात करें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर हम बोलें कि साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है, एरोबिक में भी होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म दोनों में पाया जाता है, और एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म दोनों में पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म में क्या है? बेसिकली ये क्या है? फ्लूइड फिल्ड एक स्ट्रक्चर है। ऐसा आउटर कवरिंग के अंदर एक फ्लूइड भर दिया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म है। इट मेक ट्रांसपोर्टेशन इजी फॉर सेल ऑर्गेनेल। ये क्या करता है? सेल ऑर्गेनेल के लिए ट्रांसपोर्टेशन को इजी कर देता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपी बनाया तो वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? वो इसी फ्लूइड के मीडियम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगा। अगर गोल्जी बॉडी ने प्रोटीन बनाया तो वो बना तो देगा, वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? वो साइटोप्लाज्म के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं इसी साइटोप्लाज्म में धसे होते हैं, इसी साइटोप्लाज्म में रहते हैं। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को डिस्कवरी किसने करी थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी आपके रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। इन्होंने बताया था ये सेल कैसा है? एक लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियस एक लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल ऐसी सेल हैं जिनमें न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियर एनवलप भी पाया जाता है। न्यूक्लियर एनवलप मतलब ये न्यूक्लियस के ऊपर की कवरिंग भी होती है। कवरिंग के साथ में अगर कोई सेल पाया जा रहा है तो हम उसे बोलेंगे ये कैसा है? यूकैरियोटिक सेल है। और इनमें क्या, अच्छा, अब न्यूक्लियस में इसने क्या पकड़ा हुआ है? इसने पकड़ा हुआ है डीएनए। अब ये डीएनए किस में पाया जाएगा? ये डीएनए होगा क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाएगा। अब ये कैरी क्या करता है? डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। कैरी करता है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसमें रहती है, और ये आपको बता ही दिया न्यूक्लियर एनवलप। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम को हम कहते हैं सुसाइडल बैग। क्यों? क्योंकि यह कोई डेड सेल है तो उसको एंजाइम की मदद से डाइजेस्ट कर जाता है। जैसे कि लाइसोसोम क्यों हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं, क्योंकि ये सारी वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स को और डैमेज सेल को डाइजेस्ट कर जाता है। इसे हम रिसाइकलिंग सेंटर भी बोलते हैं क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है और उसको रिसाइकिल करने में हेल्प भी करता है। किसकी मदद से? इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल, इसके सारे बहुत अंदर एंजाइम होते हैं जो कि इस सेल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और इधर हम बात करते हैं आपके गोल्जी एपरेटस की। गोल्जी एपरेटस आपका कहाँ पे पाया जाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर आउटर साइड पर ये ऐसे बने होते हैं। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक लाइक मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के आउटर साइड पर ऐसा सिस्टर्न के फॉर्म में पाए जाते हैं। दो पैरेलली अरेंज्ड गोल्जी एपरेटस को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्न बोल देते हैं, जो कि न्यूक्लियस के आउटर साइड पर पाया जाता है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। वो क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना, पैकेजिंग करना।
प्रोटीन की पैकेजिंग करना, सिंथेसिस तो राइबोसोम करेगा। प्रोटीन की पैकेजिंग करना, इधर ये प्रोटीन देखिए बना रहा है, बनने के बाद यहाँ पर आया। अच्छा, राइबोसोम पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है। ये हमारी मदद करते हैं प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में। अब प्रोटीन सिंथेसाइज तो हो गया, अब सिंथेसाइज होने के बाद वो पैक्ड होने के लिए और ट्रांसपोर्ट होने के लिए कहाँ जाएगा, तो वो जाता है हमारे गोल्जी एपरेटस के पास। तो यहाँ प्रोटीन की पैकेजिंग हो रही है और ये ट्रांसपोर्ट होकर अपना सारा मटेरियल किसको दे देगा, साइटोप्लाज्म को दे देगा। फिर वहाँ से ये सारे ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे। तो आगे हम बात करेंगे प्लांट सेल की। और आपको बहुत बहुत थैंक यू।